हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास सीडीपी से है और इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो आइए चलिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि डिस्ग्राफिया एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। या डिस्ग्राफिया जो है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। या डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। या डिस्ग्राफिया जो है एक मनोवैज्ञानिक विकार है और जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो डिस्ग्राफिया जो है, देखिएगा यहाँ पे कि डिस्ग्राफिया में मस्तिष्क लिखने के लिए आवश्यक बारीक मोटर कौशल जैसे कि दृश्य प्रसंस्करण और संज्ञानात्मक संगठन को ठीक से समन्वित नहीं कर सकता है और इसके कारण लिखावट अस्त व्यस्त, असंगत और पढ़ने में कठिन हो जाती है और व्यक्ति को अक्षरों और शब्दों के बीच स्थानिक संबंध समझने में परेशानी होती है और जिससे लेखन जो है तो वो अव्यवस्थित दिखता है। और यह विकार भाषण या मोटर कौशल से संबंधित नहीं है बल्कि यह विशेष रूप से लिखने की प्रक्रिया में कठिनाई पैदा करता है। यानी कि डिस्ग्राफिया जो है तो एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि वह विभेदित निर्देशन कहलाता है, या सेकंड है संवर्धन कहलाता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है विसर्जन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो वह कहलाता है त्वरण गतिवर्धन। अब त्वरण गतिवर्धन क्या होता है? तो देखिए इसमें जो है बच्चों को कक्षा छोड़ने, उन्नत पाठ्यक्रम लेने या त्वरित गति से पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा कि विभेदित निर्देशन। तो विभेदित निर्देशन में होता है, इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देता है पर तीव्र गति पर केंद्रित नहीं होता है ये। और देखिए संवर्धन। तो संवर्धन जो है ये नियमित पाठ्यक्रम से परे सीखने की अवसर प्रदान करता है पर गति बढ़ाने में नहीं होता है ये। और देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ है विसर्जन। तो विसर्जन में छात्रों को किसी भाषा या संस्कृति में पूरी तरह डुबोता है और यह प्रासंगिक नहीं है। और त्वरण ही वह उपागम है जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या में आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कहा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए पाठचर्या में अनुकूलन करें, उन्हें चाहिए विविध दृष्टिकोणों में शामिल करें और उन्हें चाहिए अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उन्हें चाहिए कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद चार विकल्प दिया जा रहा है। पहला है कि ये चारों सही हैं, सेकंड वाले में है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है पहला, तीसरा और चौथा सही है, या फोर्थ है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो जिस जिस विकल्प में चौथा है उसको आप हटा दीजिए और जाहिर सी बात है आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है।
चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डाट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिकरण की डाट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें देखिए कि शैशवावस्था जो कि जन्म से 18 माह में परिवार ही मुख्य सामाजिकरण संस्था है, जो कि मूल मापदंड और भाषा सिखाता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सहकर्मी समूह और विद्यालय जैसी द्वितीय संस्थाएं भी प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया रहा है कि तृतीयक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, और द्वितीयक प्राथमिक, या फिर द्वितीयक तृतीयक। तो देखिएगा यहाँ पे कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं, देखिए कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। या लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार तो भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक प्रमुख उपकरण है, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर यह मानते हैं कि उन्हें लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहला वाला कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर होता है या पूर्व पारंपरिक स्तर, या ऑप्शन नंबर थर्ड है पारंपरिक स्तर, या फोर्थ वाला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चे यह मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, जैसे अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यह विचार जो है तो पारंपरिक स्तर से जुड़ा है। और पूर्व पारंपरिक स्तर में तो बच्चे सिर्फ पुरस्कार और दंड के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि समाज की अपेक्षाओं के आधार पर। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, पहले वाले में इसमें होता है कि बच्चे जो हैं तो सिर्फ पुरस्कार के लिए जो है और दंड के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसमें वो जो है तो सामाजिक अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब कारण आर है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अभिकथन ए और कारण आर ध्यान से देखिए। इसमें देखिए फिर से देखिए कहा जा रहा है
कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोग के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है। ठीक है, तो पहला है ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों की हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य पूछा जा रहा है क्या है। तो पहला है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको वर्गीकृत नहीं करना है भैया, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो ग्रेड जो है ये टैग वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। या डी है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो। तो वो आयु कौन सी होगी। तो पहला है ऑप्शन 12 वर्ष, सेकंड है 1 वर्ष, थर्ड है 3 वर्ष तथा ऑप्शन नंबर 4 है 7 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस आयु में बच्चों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7 वर्ष। बच्चे लगभग 7 वर्ष की आयु में भाषा की मजबूत समझ विकसित कर लेते हैं जिससे वे शब्दों के खेल और हास्य को समझ सकते हैं। और 7 वर्ष की आयु तक बच्चों का जो भाषा कौशल होता है वो तेज़ी से बढ़ता है और वे शब्दों का रचनात्मक उपयोग करने और जटिल हास्य को समझने में सक्षम हो जाते हैं। और इस उम्र में बच्चे अपने आसपास के पैटर्न और रिश्तों को नोटिस करने लगते हैं और वे शब्दों के चुटकुलों और पहेलियों की चतुराई की सराहना कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की आलोचना क्यों की है। क्योंकि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से की है, या फिर अगला वाला क्वेश्चन है नारीवादी दृष्टिकोण से की है, या ऑप्शन नंबर 3 है आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर की है, या 4th वाला ऑप्शन है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए की है। तो देखिए यहाँ पे कि कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की है क्योंकि गिलगन ने कहा है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल पुरुषों को नैतिक विकास पर आधारित था। उनके अनुसार महिलाएं देखभाल और रिश्तों पर जोर देती हैं, जबकि कोहलबर्ग ने नियमों और न्याय को प्राथमिकता दी है। और गिलगन ने कहा है आलोचना नारीवादी परिप्रेक्ष्य से की है, ना कि सामाजिक संज्ञानात्मक या आनुवंशिक दृष्टिकोण से। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नारीवादी दृष्टिकोण से
कैरल गिलगर ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है।